हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द संजय स्पॉट। है ना, आप लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, और इसमें आप लोगों ने सेल साइकिल के बारे में जाना। सेल साइकिल क्या था? एक साइक्लिकल प्रोसेस था जो सेल में होता रहता है, जिसमें सेल ग्रो करती है और डिवाइड करती है। ग्रोथ फेज को बोलते थे इंटरफेज और डिवीजन फेज को बोलते थे एम फेज। अब एम फेज या डिवीजन फेज कई टाइप का होता है, जैसे माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, एमाइटोसिस होता है। हमको मेनली दो चीजें पढ़नी है, माइटोसिस और मियोसिस। पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? माइटोसिस। सेल डिवीजन का मतलब सेल का डिवाइड होना। जब सेल डिवाइड होती है बेटा, तो नॉर्मली एक सेल से दो सेल बनते हैं। हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं। हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं बेटा। एक को बोलते हैं सोमैटिक सेल। सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो वो सेल जो बॉडी को बना रही है, हाथ पैर नाक आंख कान मुंह को बना रही है, उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल। और एक होता है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल का दूसरा नाम होता है गैमीट। ह्यूमंस में या एनिमल्स में बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमीट्स होते हैं वो स्पर्म और एग होते हैं। जो हमारी बॉडी की सोमैटिक सेल्स हैं जो बॉडी को बना रही है, उनमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनता है। मतलब हाथ की अगर सेल डिवाइड करेगी तो नॉर्मली एक सेल से दो सेल बनेगा। बस कैंसर या ट्यूमर में कई सारी सेल्स बन जाते हैं, लेकिन नॉर्मली एक या दो सेल बनेगा। लेकिन जब गैमीट बनता है, स्पर्म और एग बनता है, तो जो सेल्स स्पर्म और एग को बना रही हैं वो जब डिवाइड करती हैं तो एक सेल से चार गैमीट बनते हैं। जैसे एक सेल से चार स्पर्म बनेगा, ऐसे ही एक सेल से चार एग बनेंगे, लेकिन तीन एग खत्म हो जाते हैं तो एग एक ही बनता है, बाकी सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो पहले शुरुआत में मान लीजिए किसी माँ के चार बच्चे हैं, तीन को मार दिया गया, तो क्या चार थे ही नहीं? चार होते हैं बट तीन खत्म हो जाते हैं। तो माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनेगी और मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनेगी। माइटोसिस बॉडी की ग्रोथ कराता है और मियोसिस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। माइटोसिस ग्रोथ कराएगा, रीजनरेशन कराएगा, मतलब जो सेल्स खत्म हो गए उनकी जगह नई सेल्स बनाएगा। मान लीजिए ये सेल मरने वाली है, तो इसके मरने से पहले ये क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा, ताकि उस जगह पे नई सेल बन जाए और बॉडी की ग्रोथ होती रहेगी। तो माइटोसिस बॉडी की ग्रोथ कराता है, रीजनरेशन कराता है, रिपेयर कराता है। तो ये सब काम कौन करता है? माइटोसिस। रिप्रोडक्शन क्या कराता है? मियोसिस। तो माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है। माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग। माइटोसिस को डिस्कवर किसने किया था बेटा? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। समझ में आया? तो माइटोसिस is a type of cell division which occurs in somatic cells. It is responsible for growth, repair and regeneration of our body. In mitosis, one cell divides to form two daughter cells. तो माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल्स में होगा, ये ग्रोथ रिपेयर और रिजेनरेशन कराता है, और माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती है। अब कोई भी डिवीजन हो, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, हर डिवीजन को दो फेज में, दो टुकड़ों में बांटते हैं। चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो बेटा, उन दोनों को दो टुकड़ों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को बोलते हैं बेटा साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनेगी बेटा? दो सेल बनेगी। तो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, उसको दो फेज में बांटा जाता है, दो टुकड़ों में बांटा जाता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, और साइटोन काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होगा? न्यूक्लियस का। साइटोन मतलब होता है बेटा सेल, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। ये यहाँ पे क्या लेंगे आप? साइटोप्लाज्म लेंगे। तो आपको पता है बेटा, सेल में मेनली दो चीजें होती हैं। ये सेल है, ये मैं हूं, ये मेरी गाड़ी और यहाँ पट्टी हो रही है, पौड़ी हो रही है ना? तो ये सेल है बेटा। सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो सेल में मेनली दो चीजें होती हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस। तो जब सेल डिवाइड करेगी बेटा, तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर क्या डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस में कोई भी फर्दर फेज टुकड़े नहीं है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस को 4 फेज में बांटा गया है। फेज मतलब टुकड़े, PHASE। कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज होता है बेटा प्रोफेज, पहला टुकड़ा प्रोफेज। दूसरा फेज होता है मेटाफेज। तीसरा फेज होता है बेटा एनाफेज। और लास्ट फेज होता है बेटा टीलोफेज। तो जो कैरियोकाइनेसिस है किसी का भी हो, चाहे माइटोसिस का हो चाहे मियोसिस का हो, उसमें 4 फेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस माइटोसिस में फर्क क्या है वो आपको हम आगे बताएंगे कि माइटोसिस में एक ही पार्ट होगा सिर्फ माइटोसिस, मियोसिस में 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा, मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। जैसे माइटोसिस में एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एक बार सेल, साइटोप्लाज्म। तो जब एक बार न्यूक्लियस और एक बार साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो एक सेल से सिर्फ 2 ही सेल बनेगी। लेकिन मियोसिस में 2 बार होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में एक बार सेल डिवाइड करेगी तो 2 बनेगा, और मियोसिस सेकंड में दूसरी बार डिवाइड करेगी तो कितनी सेल बनेगी? 4 सेल बनेंगी। कितनी बनेंगे बेटा? 4 बनेंगे। समझ में आ रहा है? अब हमको इनको डिटेल में पढ़ना है, जितने भी फेज हैं, यही फेज आपके मेन है। चलिए अब हम थोड़ा सा सेल के बारे में समझते हैं। ये मेरी सेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है। सेल में साइटोप्लाज्म होता है बेटा, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपको पता है बेटा कुछ धागे पाए जाते हैं, इन धागों को बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स या क्रोमैटिन फाइबर्स। और एक स्ट्रक्चर होता है गोल 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 गोल, तो क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर्स और न्यूक्लियोलस होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स आगे चल के क्रोमोसोम बनाते हैं, जिसमें डीएनए होता है और हमारे कैरेक्टर्स फीड होते हैं कि हमें कैसे होना है। भाई हमारा सारा काम कौन करा रहा है? सेल। तो हमारे कैरेक्टर्स भी कौन कंट्रोल करेगा? सेल ही करेगा। और सेल का कौन पार्ट करेगा? क्रोमोसोम या डीएनए। न्यूक्लियोलस क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाने में हेल्प करता है। अब क्रोमैटिन फाइबर्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे बेटा। यही क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं ये क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमैटिन फाइबर्स क्या बनाते हैं बेटा? क्रोमोसोम। अब देखिए, आपको याद हो तो सेल साइकिल में हमने आपको बताया था कि पहले चलता है डिवीजन फेज, फिर आता है इंटरफेज, और फिर से आता है डिवीजन फेज। लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया हुआ है सेल साइकिल में पहले सेल डिवाइड करेगी, जिससे वो छोटी हो जाएगी, फिर ग्रो करेगी और फिर वो डिवाइड करेगी। तो सेल साइकिल में डिवीजन, इंटरफेस, डिवीजन फेज ऐसे ही चला करता है बेटा। इंटरफेस में अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था इसमें G1 फेस होता है, S फेस होता है और G2 फेस होता है। G1 में बनता है आरएनए और प्रोटीन, S फेस में बनता है डीएनए, और G2 में भी बनता है आरएनए, प्रोटीन और साथ साथ सेल ऑर्गेनेल बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये सब बनता है बेटा। तो जो आपका आरएनए, प्रोटीन और डीएनए है, ये किसको बनाता है? क्रोमोसोम को। तो जब सेल एक बार डिवाइड कर चुकी होगी बेटा, तो अगली बार जब उसको डिवाइड करना होगा तो हर चीज को डबल होना पड़ेगा। भाई एक सेल से 2 सेल बनानी है तो जितना पार्ट पहले वाली सेल में था उतना ही दोनों में रहना चाहिए। पहले मान लीजिए इस सेल में एक ही टॉफी थी, अब इन दोनों सेल में एक एक टॉफी डालनी है तो उसको दुगना करना पड़ेगा। तो आरएनए, प्रोटीन मिलकर के डीएनए या क्रोमोसोम को दुगना कर देते हैं, और सेल ऑर्गेनेल जो है, न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियस है या जो भी पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, वो सभी कॉपी बना लेते हैं अपनी। तो G1 फेस में आरएनए प्रोटीन बनेगा जो कि क्रोमोसोम बनाएगा, डीएनए एस फेस में बनेगा जो कि क्रोमोसोम बनाएगा, और G2 में सेल ऑर्गेनेल्स बनेंगे जो बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। जब इंटरफेस होता है बेटा,
उस समय ये जो डीएनए डुप्लीकेट करता है, डीएनए की कॉपी बनती है। तो होता क्या है कि जब इंटरफेस शुरू होता है तब क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में होता है। इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर्स को, अगर मान लीजिए ये एक क्रोमैटिन फाइबर है, एक धागा है, अगर इस धागे के सिरे को करीब लाएं तो ये क्या बना लेगा? क्रोमोसोम। भाई सिरे मुड़ जाएंगे और क्रोमोसोम बन जाएगा। तो ये धागे जो है इसमें सिर्फ एक ही डीएनए है। ये जो धागे हैं बेटा इसमें सिर्फ एक ही डीएनए है, और इस एक डीएनए से क्या बन जाए? ऐसे सिंगल क्रोमोसोम बन जाए। लेकिन एस फेस में डीएनए डबल हो जाता है। एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि एस फेस में डीएनए डबल होता है लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं होता है। तो एस फेस में क्या होगा बेटा कि ये जो डीएनए था, एक तो ऐसे डीएनए था और साथ साथ एक और डीएनए बन जाएगा, इसी में डीएनए डबल हो जाएगा एस फेस में, और जिससे ये क्रोमोसोम कैसा दिखेगा बेटा? 4 पैर वाला। तो आप जब पूरा ये पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, तब उसमें आप क्रोमोसोम ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस किसके पार्ट है? माइटोसिस के। माइटोसिस क्या है? डिवीजन फेस है। और डिवीजन फेस से पहले क्या होता है? इंटरफेस, जिससे डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है और हर क्रोमोसोम के कितने पैर हो जाते हैं? 4। पहले 2 ही आर्म्स थे, 2 ही हाथ पैर थे, अब 4 हाथ पैर हो गए। जब आप पूरा बनाएंगे तो इस फॉर्म में बनाएंगे। अब चलिए हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरफेस के बाद स्टार्ट होता है डिवीजन फेस, और डिवीजन फेस का पहला पार्ट है कैरियोकाइनेसिस, उसका भी पहला पार्ट है प्रोफेज। प्रो मतलब प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पुराना, प्रिमिटिव। तो सबसे पहला फेज क्या है? प्रोफेज। अब इंटरफेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब वो डीएनए में डिवीजन फेज में एंटर कर जाते हैं बेटा, तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होने लगते हैं। कंडेंस मतलब इनके सिरे पास आने लगते हैं, तो पास आके ये क्या बनाने लगते हैं? क्रोमोसोम। तो प्रोफेज के एंड तक, प्रोफेज के शुरुआत में ये क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होते हैं, इनके सिरे पास आते हैं, और प्रोफेज के एंड आते आते ये क्रोमैटिन फाइबर्स किसमें बदल जाते हैं? क्रोमोसोम में। ये हमने सेल बनाया, सेल में न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस में हमने क्या बनाया बेटा? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में आपको कितने आर्म्स दिखेंगे? 4 आर्म्स दिखेंगे। आपको समझ में आ रहा है? इसके अलावा प्रोफेज आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है। प्रोफेज खत्म होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी खत्म हो जाता है। अब सिर्फ क्या बचता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये एनिमल सेल की बात करें, और प्लांट सेल होगी तो सेल वॉल होगा, और साथ साथ न्यूक्लियस का सिर्फ कौन सा पार्ट होगा? क्रोमोसोम। हमने यहाँ पे सिर्फ 2 क्रोमोसोम बनाए बेटा। ये डिप्लॉयड कंडीशन हम दिखा रहे हैं। आपको पता है बेटा, इंसानों की बात करें तो इंसानों के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, और हर क्रोमोसोम पेयर में होता है। पहला क्रोमोसोम भी पेयर में होता है, दूसरा क्रोमोसोम भी पेयर में होता है, तीसरा क्रोमोसोम भी पेयर में होता है। ऐसे हमारे पास कितने क्रोमोसोम के पेयर हैं? 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के। मतलब टोटल हमारे पास कितने? 46। 23 टू 46। इसमें से 23 क्रोमोसोम हमें पापा से मिले हैं स्पर्म के थ्रू, और 23 क्रोमोसोम मम्मी से मिले हैं एग के थ्रू। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये जो स्पर्म एग बनते हैं किससे बनते हैं? मियोसिस से। तो ये हम आगे डील करेंगे। तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर बोर्ड पे 46 क्रोमोसोम बनाना मुश्किल है बेटा, पूरा बोर्ड बन जाएगा, फिर बाकी डायग्राम नहीं बन पाएंगे। तो हमने सिर्फ एक पेयर ले लिया क्रोमोसोम का, मतलब 2 क्रोमोसोम ले लिए, ये पहला और ये पहला। ये क्या है? एक पेयर क्रोमोसोम का है, पहला वाला पेयर हमने ले लिया। इन दोनों पेयर को बोलते हैं बेटा, इन दोनों क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम जो सेम होते हैं और पेरेंट से मिलते हैं। मतलब ये पहला क्रोमोसोम पापा से मिला, ये पहला क्रोमोसोम मम्मी से मिला, दोनों बिल्कुल सेम होंगे, इनका डीएनए और जीन पूरी तरीके से सेम होगी। तो वो क्रोमोसोम जिनकी जीन्स पूरी तरीके से सेम होती है उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये पहला पेयर होमोलोगस है आपस में, ऐसे ये दूसरा आपस में होमोलोगस है, ये तीसरा आपस में होमोलोगस। हमने सिर्फ एक पेयर ले लिया आपको समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा, और क्रोमैटिन फाइबर्स किसमें? कंडेंस हो जाएगा? क्रोमोसोम में। फिर आएगा मेटाफेज। मेटा का मतलब होता है चेंज होना, बदलाव। अब देखिए इसमें क्या बदलाव होगा जब आप मेटाफेज, भाई प्रोफेज के खत्म होते होते क्रोमोसोम बनता है, लेकिन वो क्रोमोसोम ढंग से दिखाई किसमें देता है? मेटाफेज में। नीट में क्वेश्चन आया बेटा, इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड। कैरियोकाइनेसिस की किस स्टेज में आप
क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स को ढंग से पढ़ सकते हैं, तो वो मेटाफेज में होता है। मेटाफेज में क्या होगा बेटा, ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में पूरी तरीके से कंडेंस होकर के दिखने लग जाएंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया क्रोमोसोम्स, एक पापा से मिला है और एक मम्मी से मिला हुआ है। इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए, चलिए छोड़िए, उसको हम मियोसिस में आपको समझाएंगे। अब अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की सेल डिवीजन एक ऑर्गेनेल से होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। एनिमल सेल में एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेल ऑर्गेनेल मतलब सेल का पार्ट। ये सेंट्रोसोम जब डिवाइड करता है तो दो सेंट्रियोल बनाता है। ये सेंट्रियोल कुछ धागों को देते हैं, इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स रेस के फॉर्म में निकलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टर रेस। देखिए बेटा, ये एक सेंट्रियोल है आपका, जैसे ये दूसरा सेंट्रियोल है। ठीक है, ये दोनों एक ही सेंट्रोसोम से बने, एक सेंट्रोसोम से दो सेंट्रियोल ने बनाया, दोनों अपोजिट पेरिफेरी पर हैं। इसको इक्वेटर कहते हैं, सॉरी इसको पोल्स कहते हैं, अपोजिट पोल्स हैं। ये इक्वेटर है और ये क्या है, पोल्स। नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको पता होगा, ऐसे अर्थ पे होते हैं। फिर ये सेंट्रियोल क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, धागे बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, धागे बनाएंगे। ये धागे रेस के फॉर्म में निकलते हैं, देखिए बिल्कुल जैसे सन से, सूरज से रेस निकलती हैं, उसी फॉर्म से निकलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एस्टर रेस। तो ये रेस क्या है, एस्टर रेस। ये फाइबर्स क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। और ये ऑर्गेनेल क्या है, सेंट्रियोल, जो किससे बना है, सेंट्रोसोम से। तो मेटाफेज में क्या होता है बेटा, जो आपके क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखने लग जाती हैं अच्छे से। यहाँ पे आप क्रोमोसोम को, वैसे तो प्रोफेज खत्म होते होते दिखने लग जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया आपको किसमें दिखेगा, मेटाफेज में। उसके अलावा मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। ये जो इमेजिनरी प्लेट बन रही है बेटा, ये जो इमेजिनरी प्लेट बन रही है इक्वेटर पे, इस इमेजिनरी प्लेट को बोलते हैं इक्वाटोरियल प्लेट। तो मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस पे अरेंज हो जाते हैं, इक्वाटोरियल प्लेट पर। ठीक, और साथ साथ स्पिंडल फाइबर जो है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम का ये जो सेंट्रल पार्ट है, जो बीचों बीच में, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रोमियर। सेंट्रो मतलब सेंटर, मर मतलब यूनिट। तो क्रोमोसोम की सेंट्रल यूनिट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच करते हैं, सेंट्रोमियर से। और सेंट्रोमियर पे भी एक चीज पाई जाती है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो सेंट्रोमियर पे भी किस पार्ट पे जुड़ेंगे, काइनेटोकोर पे। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है बेटा, क्रोमोसोम का ये सेंट्रल पार्ट है। अब स्पिंडल फाइबर इससे आके जुड़ा, स्पिंडल फाइबर इससे आकर के जुड़ रहा है, तो सेंट्रोमियर पे किसी एक पॉइंट पे जुड़ रहा होगा। तो ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं काइनेटोकोर। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, एक ही क्रोमोसोम में दो आर्म्स ऊपर है, दो आर्म्स नीचे हैं। तो ये जो ऊपर और नीचे के आर्म्स होते हैं बेटा, इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर मतलब बहनें। क्रोमोसोम के पार्ट्स को बोलते हैं क्रोमैटिड्स, और जो एक ही क्रोमोसोम पे पार्ट्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। एक सिस्टर क्रोमैटिड ये और दूसरी ये। लेकिन जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जैसे ये पहला पेयर है, इनमें ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अगर इनके क्रोमैटिड को कंपेयर किया जाए, मतलब मान लीजिए ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, तो इन दोनों को मिला के बनता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन मतलब ये दोनों सिस्टर नहीं है, एक ही क्रोमोसोम के दोनों पार्ट्स नहीं है। समझ में आ गया बेटा? तो प्रोफेज आप समझ गए। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाएगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा, जो किससे जाके जुड़ जाएगा, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्रोमोसोम डिवाइड कर जाते हैं बेटा। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे एनाफेज को।
अब एनाफेज में क्या होगा देखेंगे। देखिए हर क्रोमोसोम को ऊपर वाले सेंट्रियोल ने भी पकड़ा है, नीचे वाले ने भी। ऊपर वाले सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर कांटेक्ट करेगा, जैसे नीचे वाला भी कांटेक्ट करेगा, जिससे हर क्रोमोसोम दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमको कोई पकड़ के खींचे, या एक कागज है जिसको कोई पकड़ के खींचे, अब ऊपर इधर से भी कोई पकड़ के खींच रहा है, इधर से भी कोई, और दोनों का फोर्स बराबर है, तो कागज बीचों बीच से दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। यही हर क्रोमोसोम का होगा। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमैटिड में डिवाइड कर जाते हैं। एनाफेज स्टेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं किसमें डिवाइड कर जाते हैं, क्रोमैटिड्स में। और हर क्रोमैटिड का आधा पार्ट चला जाता है ऊपर की तरफ और आधा पार्ट चला जाता है बेटा नीचे की तरफ। और याद रखिएगा कि स्पिंडल फाइबर्स किससे जुड़ा है, सेंट्रोमियर से। तो पोल्स की तरफ कौन फेस करेगा, ये पोल है बेटा, ये इक्वेटर है, पोल्स की तरफ कौन फेस करेगा, सेंट्रोमियर। ऐसे इधर भी पोल्स की तरफ कौन फेस करेगा, सेंट्रोमियर। आर्म्स जो है पैर वो पीछे रह जाएंगे और आगे कौन बढ़ जाएगा, सेंट्रोमियर। पोल्स की तरफ कौन बढ़ जाएगा, सेंट्रोमियर। एनसीईआरटी की लाइन है, द आर्म्स ट्रेल बिहाइंड, आर्म्स पीछे रह जाते हैं और सेंट्रोमियर आगे बढ़ जाते हैं पोल्स की तरफ। तो एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स कांटेक्ट करते हैं और क्रोमोसोम बीच से डिवाइड करता है और अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लग जाता है। लास्ट में आता है टीलोफेज। टीलो मतलब टर्मिनल, सबसे आखिरी फेज। टीलोफेज में ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है, ये क्रोमैटिड्स जो है ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं बेटा। अगर क्रोमैटिड जब अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से डेवलप कर जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं वापस से किसमें बदल जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स में। अब डिवीजन से पहले क्रोमोसोम्स के डीएनए डुप्लीकेट कर गए थे, जिससे 4 आर्म हो गया था। क्यों, ताकि जब डिवीजन हो तो ये आर्म्स अलग हो जाए और हर क्रोमोसोम से एक एक क्रोमोसोम बने, मतलब हर सेल में बराबर क्रोमोसोम है। देखिए हमने शुरुआत में 2 क्रोमोसोम लिए और डिवीजन के बाद भी हर सेल जो बनेगी उसमें 2-2 क्रोमोसोम होंगे। अगर हमने इसको डुप्लीकेट ना किया होता, अगर हमने इसको डुप्लीकेट ना किया होता तो सिंगल क्रोमोसोम ये होता, सिंगल ये होता। अब इन दोनों को या तो फिर ऊपर लेके आते या तो फिर नीचे लेके आते, या एक को ऊपर लेके आते एक को नीचे लेके आते, जिससे क्या होता कि क्रोमोसोम दोनों सेल में बराबर नहीं जा पाता। बराबर मतलब जितना पहले उतना ही बाद में। देखिए माइटोसिस और मियोसिस में यही फर्क है कि माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम पहले होते हैं उतने ही क्रोमोसोम बाद में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन मतलब इक्वल होना, मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर था डिवीजन से पहले वही नंबर क्रोमोसोम का होगा डिवीजन के बाद। तो अगर मान लीजिए हम क्रोमोसोम के डीएनए को डुप्लीकेट ना करते, एक क्रोमोसोम एक सेल में डाल देते और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में डाल देते बेटा, तो उससे क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। पहले 2 था और अब दोनों सेल में कितने हो जाते हैं, एक एक हो जाते हैं। लेकिन हमें माइटोसिस में क्या करना है, क्रोमोसोम बराबर रखना है। इसीलिए क्या करेंगे, क्रोमोसोम के डीएनए को डुप्लीकेट करेंगे और डिवीजन के बाद हर सेल में एक एक क्रोमोसोम चला जाएगा। तो टीलोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस वापस आएगा और क्रोमोसोम्स वापस से किसमें चल जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स में। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब आपने ये नहीं पूछा कि सर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि माइटोसिस में क्रोमोसोम को इक्वल रख रहे हैं। अच्छा, मियोसिस में हम क्रोमोसोम हाफ करेंगे, क्यों करेंगे वो आगे बताएंगे, लेकिन हम यहाँ बताएंगे माइटोसिस में क्रोमोसोम इक्वल क्यों रख रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये मेरे हाथ की सेल है, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये सेल्स हाथ में ही रह जानी है। हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। तो मान लीजिए मेरी जो सेल थी बेटा, हाथ की सेल थी, अगर उसने डीएनए को डुप्लीकेट ना किया होता और ये जब डिवाइड करती तो रिजल्टेंट सेल्स में सिर्फ आधा ही आधा क्रोमोसोम जाता। यहाँ पे हमने 2 में से सिर्फ 1 डाला है, हम कह रहे हैं दोनों क्रोमोसोम में से सिर्फ 1 क्रोमोसोम एक सेल में जाता। तो यहाँ पे तो हमने 1 पेयर लिया, टोटल कितने पेयर है, 23 पेयर, मतलब 46। तो ये एक दूसरे से अलग हो जाता, ये दूसरा एक दूसरे से अलग हो जाता, तो टोटल 23 एक सेल में आ जाते और 23 दूसरे सेल में आ जाते। लेकिन हमें क्या करना है, हाथ की सेल्स में 46 रखना है, क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, डीएनए को डुप्लीकेट कर देंगे ताकि जो भी सेल्स नहीं बने उसमें कितना हो, 46। अब टीलोफेज से क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन।
अब प्लांट्स और एनिमल्स में साइटोप्लाज्म की डिवीजन के दो तरीके होते हैं। एनिमल्स में जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल डिवीजन। एनिमल्स में जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल डिवीजन, और प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर। असल में होता क्या बेटा, एनिमल सेल में जब सेल डिवाइड करती है या साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उसमें डिवीजन पेरिफेरी से, किनारे से शुरू होता है और सेंटर पे आके खत्म होता है। तो ये सेंटर की तरफ हो रहा है। एनिमल सेल्स में जो सेल का डिवीजन होता है वो कैसे होता है कि साइटोप्लाज्म किनारे से डिवाइड होना शुरू होता है, फिर बीच में आके मिलता है, जिससे सेल दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, इसका ऑपोजिट होता है। प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन शुरू होता है वो सेंटर से शुरू होता है, मतलब साइटोप्लाज्म सेंटर से डिवाइड करना शुरू करता है, और फिर ये डिवीजन की जो प्लेट है ये मूव करते करते पेरिफेरी तक, किनारे तक चली जाती है। एनिमल सेल में जो डिवीजन होता है वो फरो के द्वारा होता है। जैसे एनिमल बरो में रहता है, जानवर बिल बना के रहते हैं, तो किसके द्वारा होगा, फरो के द्वारा। सेल में सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है, फरो के द्वारा। फरो का मतलब होता है खाई, गड्ढा या खाई। ये गड्ढे या खाई जैसा स्ट्रक्चर बनता है। और प्लांट सेल में किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा, या प्लेट की तरह स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा वो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, किनारे से सेंटर की तरफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। और प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, मतलब सेंटर से किनारे की तरफ। हमने एरो बनाया बेटा पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, और ये एरो बनाया है सेंटर से पेरिफेरी की तरफ।